अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इस्लामिया 202 का लकी नंबर 15 है, जो कि मिड टर्म के लिहाज से लास्ट चैप्टर है हमारा। और हमने मिड टर्म का सारा सिलेबस कवर कर लिया है और फाइनल टर्म के भी मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको फाइनल टर्म के चाहिए हो तो भी आप देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। कम्प्रीहेंसिवनेस क्या है जी? कम्प्रीहेंसिवनेस है किसी चीज़ को समझना। ह्यूमनिटीज हैव बीन गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इन इस्लामिक लॉ। इस्लामों की जो ज़रूरियात है उनको इस्लाम की नज़र से ना जो देखा जाए तो उसको बहुत स्पेशल अटेंशन कंसीडर किया गया कि इंसानों की ज़रूरियात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तमाम ज़िंदगी गुजारने के तरीके आ जाते हैं, जिस तरह हमें गुजारने और क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। परमानेंस वर्ड निकला है परमानेंट से, जिसका मतलब होता है मतलब पक्का पक्का। इस्लामिक लॉज और परमानेंट इन नेचर, मतलब इस्लामिक लॉ जो है वो नेचर में परमानेंट है। इक्वलिटी अमंग, मतलब तमाम रिलीजियस की तरह इस्लाम में भी इक्वलिटी है और इस्लाम भी इक्वलिटी को फॉलो करता है। एप्लीकेबिलिटी, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इस्लामिक लॉ लाइज इन इट इज एप्लीकेबिलिटी to the flexibility for every person and in every situation for all time। एप्लीकेबिलिटी क्या है जी? हमारे पास वो ये चीज़ है कि आप लोग जो हर सूरत में, हर हाल में जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को लगा रहे हैं ऑल टाइम, मतलब वो इस्लामिक लॉज हैं, मतलब वो एप्लीकेबल हैं हर चीज़ पे। वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई भी मसला पेश आए तो आप उनको मतलब कुरान पाक खोलें अगर आप, तो उसके अंदर तमाम चीज़ों का हल मौजूद है। नेचर ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। नॉन हरज, द मीनिंग इज ऑफ हरज इज़ हार्डशिप। मतलब नेचर ऑफ क्या है कि हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अल्लाह डज नॉट चार्ज अ सोल एक्सपेक्ट इट्स कैपेसिटी। के अल्लाह ताला एक इंसान को उसकी जो है बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो नहीं तकलीफ़ देता। ग्रेजुअल मीन्स दैट द कमांड ऑफ होली कुरान आर वर नॉट रिवील्ड एट वंस। मतलब वो कह रहे हैं कि जो कुरान की तमाम जो कमांड्स हैं वो एक ही दफ़ा रिवील नहीं हुई, बल्कि वो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली जो है रिवील हुई हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के। अब क्या सिचुएशन है और इस तरह की सिचुएशन आगे हुई तो उसके लिहाज से हमें उसका क्या हल निकालना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिसएग्रीमेंट और फॉरगुडफुलनेस। ऑल कंपेनियंस वर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। लेकिन तमाम जो सहाबा थे वो हर टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं होते थे। उनमें से कुछ होते थे और जो उनको मतलब नॉलेज नहीं होती थी तो वो दूसरे जो सहाबा हैं उनकी मदद फरमा देते थे। मतलब कि एक दफ़ा हुआ था कि ग्रैंड मदर का जो इनहेरिटेंस में हिस्सा है वो कितना है, तो हज़रत अबू बकर को नहीं पता था कि इसके बारे में क्या हदीस है कुरान पाक में। तो जो मुगीरा बिन शूबा और मोहम्मद बिन मुस्लिमा हैं उन्होंने टेस्टिफाइड किया था कि ग्रैंड मदर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/6 शेयर दिया था इनहेरिटेंस, मतलब प्रॉपर्टी में से। हज़रत उमर को जो है सीकिंग मेथड ऑफ सीकिंग परमिशन नहीं पता था कि सलाम करना क्यों ज़रूरी है और अल्लाह ताला ने क्यों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों प्रेस्क्राइब किया। ठीक है, फिर हज़रत अबू मूसा अशरी ने उनको बताया था कि ये उन्होंने हमें क्यों बताया था। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ पता हो, कुछ सहाबा को पता थी और कुछ को नहीं पता थी। डाउट इन प्रूफ और हदीस। Hadith may be proved authentic according to the research of one imam and may not be in research of another। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ये बात कही और ये बात ठीक है, लेकिन आपका जो अगला बंदा है वो कहता है नहीं जी मैं तो ये बात मानता ही नहीं हूँ, ये बात ठीक नहीं है। मतलब हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। एक इंसान की नज़र में वो ठीक होता है, दूसरे की नज़र में गलत होता है। तो वो कह रहे हैं एक इंसान की नज़र में हदीस जो है वो ऑथेंटिक होगी, दूसरे की नज़र में वो नहीं होगी। वो कहेंगे इसके ऊपर रिसर्च की और ज़रूरत है, अभी इसके ऊपर और हमें ओपिनियन देने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। Sometimes there is a difference between the jurists in understanding the meaning, mood and spirit of commandment in the book of Allah and Sunnah of Rasul. In this case, Imam adopt the meaning at the find closer to the objectives of the Sharia.
कि कभी कभार जो है ना जो जूरिस्ट हैं वो समझने में गलती कर देते हैं कि इसका क्या मतलब है और हमें क्या कहा जा रहा है, कि मतलब इंसान को कहा कुछ जाता है और वो समझता कुछ है। जैसे हम अगर छोटे बच्चों को मना करें कि आपने छुरी के साथ नहीं खेलना, तो उस टाइम तो उनको नहीं समझ आएगी कि हम आपको क्या कह रहे हैं, और वो समझेंगे कि हम शायद उनसे प्यार नहीं करते इसलिए हम उनको कह रहे हैं, लेकिन असल वजह ये है कि हम चाहते हैं कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। तो इसी तरह ये है कि जूरिस्ट जो हैं वो कभी कभार गलती कर देते थे कि हज़रत वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में क्या फ़रमाया है और उनकी हज़रत वसल्लम की सुन्नत में हमें क्या फ़रमाया गया है, और मतलब वो समझने में गलती करते थे। तब वो शरीयत के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से जो है फ़ैसला करते थे। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर हज़रत वसल्लम ने फ़रमाया था कि आप लोग असर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे जब तक हम बनु कुरैज़ा पहुँच नहीं जाते। तो कुछ सहाबा जो है ना उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ ली और कुछ की रह गई, और जिनकी रह गई वो कह रहे थे कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हज़रत वसल्लम ने हमें मना किया है। तो जो उनमें से बाकी जो सहाबा थे उन्होंने कहा उन्होंने आपको मना नहीं किया, उन्होंने आपको कुछ और ये कहने के लिए ना उन्होंने फरमाया, मतलब वो समझे नहीं थे सही तरह। देन है हमारे पास शेयरिंग मीनिंग। देयर आर सम वर्ड दैट हैव मोर देन वन मीनिंग। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे वो कह रहे हैं वर्ड एंड इन अरेबिक में देखा जाए तो इसका मतलब है आई एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट और फेवरेट, और वर्ड करा जो उससे सिमिलर ही है उसको कहते हैं जी इम्प्योरिटी और प्योरिटी। वो दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होता है दोनों वर्ड्स की सूरत में। देन हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी। Sectarianism is a negative attitude based on groupthink in which people of one creed or religion do not respect other। एक ऐसी चीज़ जो कि सिमिलरिटी होती है एक जैसी चीज़, ठीक है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा ग्रुप है, लेकिन वो एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। वो उनके अंदर लालच है, वो रिलीजियस को रिस्पेक्ट नहीं देते एक दूसरे की कि तुम्हारा दीन नहीं अच्छा हमारा अच्छा है। Causes of sectarianism. There are many causes of sectarianism in Pakistan, some of which are internal और external। कुछ external issues होते हैं और कुछ internal होते हैं। अब external में हमारे पास सऊदी अरेबिया और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आ जाता है, जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है वो आ जाता है, अरब इसराइली जो आजकल जंग भी चल रही है वो भी आ जाता है कि वो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि जी अब वो जो है अरब जो है वो इसराइल पर अगर कर रहा है कोई हमला तो हम कहते हैं जी अरब अच्छा नहीं है। तो मतलब हमारे इश्यूज़ हैं, हम उनको अच्छा नहीं समझते, हम उनके रिलीजियस को अच्छा नहीं समझते, ये सब कुछ हमारी गलती है। और इंटरनल फैक्टर देखे जाए तो फिर हम भी तो अंदर से भी तो हम डिवाइडेड हुए हैं, शिया सुन्नी बरेलवी, ये सारी जो हमने डिफरेंट अपनी कैटेगराइजेशन बना ली है, इससे भी हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब स्टेट कॉजेज़ क्या हैं? जिसे स्टेट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग देम फॉर पॉलिटिकल प्रोपोजेस। वो कह रहे हैं जो स्टेट है वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करती है। देयर इज़ नो इफेक्टिव लेजिस्लेशन अगेंस्ट द सेक्टरियन ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो इफेक्टिव पॉलिसी ऑन और इंस्टीट्यूशन टू स्टॉप द मोटिवेशनल मीन। देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस ऑन द मीटिंग्स ऑफ सर्टेन political no special training has been organized for law enforcement। ये मैंने इसलिए आपको बताया नहीं है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थे नहीं और ये पेपर में मैंने कहीं देखे भी नहीं है। देन हमारे पास आया जी रिलीजियस कॉजेज ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब मैंने आपको वही बात बताई है कि जो हम शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी है जो हम वो करके बैठे हैं ना, कैटेगराइजेशन करके बैठे हैं, उस वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अब वो कहते हैं शिया जो है आर काफिर बिकॉज दे इंसल्ट द कैलिफ्स एंड कंपेनियन। शिया जो है वो काफिर हैं क्योंकि उन्होंने कैलिफ्स की और कंपेनियन की बेइज्जती की है, उन्होंने उनको अच्छा नहीं समझा। बरेलवी जो है वो पॉलीथेस्ट है, हेरेटिक्स हैं और वर्शिप ग्रेव्स हैं, वो कब्रों की जी पूजा करते हैं। जो बंदी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अहले हदीस जो है वो खादरिज हैं जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लम और उनकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा जो बिलीफ है वो है क्रीड आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबल प्लान्स, जो हम कौन कौन से प्लान्स अपना सकते हैं कि जी हम इकट्ठे हो जाएं, ब्रदरहुड हो, हमारे अंदर भाईचारा हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ऐसे बिलीफ ढूंढने चाहिए जो कि सबके लिए कॉमन हो, जो सब मानते हैं, जिसमें सब मुत्तफिक हों। और अ पॉजिटिव एंड नॉन क्रिटिकल स्टाइल ऑफ प्रीचिंग शुड बी अडॉप्ट। हमें एक ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कोई इशू ना हो बल्कि तमाम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। रियल टॉलरेंस शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन प्रैक्टिस एंड कुरानिक फिलॉसफी ऑफ नॉन reluctance should be applied in our lives।
कि हमें अपने ज़िंदगी में टॉलरेंस को रखना चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है तो आपको इस पर इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर सब्र भी कर लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, कि हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए और उनमें सब बच्चों को एक जैसी तालीम देनी चाहिए ताकि सबकी सोच एक जैसी हो। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, हमें मॉडर्न एजुकेशन भी देनी चाहिए, इस्लामिक एजुकेशन भी देनी चाहिए ताकि लोग साथ साथ चलें। इफ़ेक्टिव स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट हो गया। मिड टर्म के हमने तमाम लेक्चर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट किसी सिलेबस में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।